देखो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन के अंदर वो है पॉलिनोमियल का। अब जान लो कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, समझ में आ गया। लीडिंग टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है ये। तो इस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अगर आपसे कहा जाए कि दो पॉलिनोमियल इक्वल है, देखो इतना सा तो बेसिक था। बेसिक के बाद में अब हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर, ठीक है। और इसके पार्ट 2 को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। उसके अंदर हमने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए हैं, जैसे कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का आज के अपने शानदार लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन के बारे में, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक है क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बोर्ड्स में काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर या फिर फैक्टर थ्योरम के ऊपर, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वही क्या है, फैक्टराइजेशन के ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन के ऊपर और फिर इसके सभी कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन के अंदर वो है पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में जान लो। इसमें डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट, कोफिशिएंट क्या होते हैं, इन सब के बारे में जान लो। फिर हम उसके बाद बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम की और फिर हम उसके बाद बात करेंगे फैक्टर थ्योरम की, ठीक है। यानी कि कैसे हम फैक्टर फाइंड करते हैं किसी भी एक पॉलिनोमियल के, ठीक है। देखो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर पॉलिनोमियल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक एक्स का टर्म, मतलब जिस वेरिएबल के अंदर है वो, ठीक है। तो उस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी पावर, फिर छोटी पावर, फिर छोटी पावर, और सबसे लास्ट में एक ऐसा टर्म आएगा जहां पर उस वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और उसके बाद में एक कांस्टेंट टर्म होगा जिसमें वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। ये होता है एक पॉलिनोमियल, है ना। स्टार्ट कहां से होता है, एक ऐसे टर्म से स्टार्ट होता है जहां पर एक्स की यानी कि जो वेरिएबल होगा सबसे बड़ी पावर होगी, उसके बाद जो टर्म होगा उसमें उस वेरिएबल की पावर उससे कम, उसके बाद में उससे कम, फिर सबसे कम, लास्ट में आ जाओगे तो सिर्फ 1 मिलेगी और उसके बाद में एक टर्म ऐसा मिलेगा जहां पर वेरिएबल नहीं होगा जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ले रखा है कि ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसा टर्म है जिसमें वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा है, ठीक है। बाद में उससे कम, फिर सबसे कम, यहाँ पर 1 और इसके बाद में एक ऐसा टर्म है जहां पर आपको एक कांस्टेंट टर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही होता है पॉलिनोमियल। ये इसका एक जनरल फॉर्म है ना। यहाँ पर जो A0, A1, A2, A3 लिखे हैं ये सारे रियल नंबर्स है, यानी कि इनकी जगह पर कोई नंबर होंगे। जैसे यहाँ पर x की पावर 3 के पास में 2 लिखा है, यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है। तो यहाँ पर जो A0, A1, A2 दिख रहे हैं ना आपको, ये यहाँ पर ये क्या है, ये कोई भी नंबर होंगे, है ना। ये हमारे पास क्या होंगे, ये कोई भी रियल नंबर्स होंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब, ठीक है। तो हमारे पास ये तो एक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अगर आपसे कहा जाए कभी भी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, क्या बताओ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, ठीक है। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन में कभी भी पूछ सकता है। वैसे तो अब नहीं आते हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर आपसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछता है तो अगर इस पॉलिनोमियल को fx से दिखाया गया तो डिग्री ऑफ fx ऐसे आप लिखोगे उसकी डिग्री को, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो जिस टर्म की सबसे ज्यादा पावर है, ठीक है, जिस टर्म की सबसे ज्यादा पावर है वही पावर ही होती है उस पॉलिनोमियल की डिग्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो 2x³ लिखा है उसकी पावर 3 है, सबसे ज्यादा पावर यही है। तो इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। अगर हम कहें कि इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये टर्म जो है सबसे बड़ी पावर इसी की है और पावर क्या है, पावर है n, तो n हो जाएगा इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ पाए हो कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो सबसे लीडिंग टर्म यानी कि जिस टर्म की सबसे ज्यादा पावर होगी उसी को हम बोलते हैं, उस पावर को ही बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। इसके बाद जानो कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है। कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल का एक ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, वो होता है कांस्टेंट उस पॉलिनोमियल का, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पर -9 है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म समझ गए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए। अब जान लो कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं कि जो वेरिएबल यहाँ पर लिखा है पॉलिनोमियल के अंदर, जैसे यहाँ पर 2x³ - 7x² + 5x - 9 ये लिखी हुई है इक्वेशन, यही है हमारे पास, ठीक। तो x³ के साथ में जो नंबर लिखा है, x² के साथ में जो नंबर लिखा है, कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि वेरिएबल के साथ में जो नंबर्स लिखे हैं उन्हीं को बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे x³ का कोफिशिएंट क्या है,
अगर हम आपसे कहें कोई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताओ तो क्या लिखोगे यहाँ पर 2। अगर हम यही चीज पूछे कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ तो क्या लिखोगे -7, साइन के साथ में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर पूछे कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ देन क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिखोगे 5, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 क्या बताओगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 तब क्या बताओगे। कॉफिशिएंट बताना तो आसान है, सीख गए। लेकिन अगर आपसे कभी भी एक्स की पावर 0 का कॉफिशिएंट पूछा जाए, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो लिखो, ठीक है। कांस्टेंट टर्म के पास वेरिएबल नहीं होता है, इसलिए इसको हम रिलेट करते हैं एक्स की पावर 0 के साथ में, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 फॉर दिस पॉलिनोमियल, देन आप क्या बताओगे, जो कांस्टेंट टर्म है वही बताओगे। यानी कि माइनस का जो 9 है वो एक्स की पावर 0 का कॉफिशिएंट है यहाँ पर, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर पॉलिनोमियल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि लीडिंग टर्म क्या होता है, ठीक है। लीडिंग टर्म की बात करें या फिर लीडिंग कॉफिशिएंट की बात करें, दोनों बातें सेम है। जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म है, ये वाला है ना, तो इसका जो लीडिंग टर्म होगा उस टर्म को बोलेंगे जिसमें वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। मान लो अगर इक्वेशन इस टाइप से लिखी हो, क्या 7x² + 5x और प्लस 2x³ - 9 इस फॉर्म में लिखी हो इक्वेशन, अगर इस फॉर्म में लिखी हो तो क्या आप सबसे आगे वाले टर्म को लीडिंग टर्म बोल दोगे? नहीं, लीडिंग टर्म हम उस टर्म को बोलते हैं जिसके वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो जिसमें वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा उसको हम बोलेंगे लीडिंग टर्म। क्या बोलेंगे? लीडिंग टर्म। और इसके साथ में जो कॉफिशिएंट होगा उसको बोलेंगे लीडिंग कॉफिशिएंट। क्या बोलेंगे? लीडिंग कॉफिशिएंट, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया लीडिंग टर्म और लीडिंग कॉफिशिएंट क्या होता है ये। क्योंकि इस वाले पॉलिनोमियल में देखोगे सबसे ज्यादा पावर इसकी है, तो लीडिंग टर्म ये पूरा होगा और लीडिंग कॉफिशिएंट A0 होगा, ठीक है। यहां पर जो ये लिखा है ना, ये होगा लीडिंग कॉफिशिएंट, लीडिंग कॉफिशिएंट, और ये पूरा टर्म यानी कि A0 x की पावर n, ये हो जाएगा हमारे पास लीडिंग टर्म, ठीक है। तो लीडिंग टर्म और लीडिंग कॉफिशिएंट क्या होता है ये जान गए, कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं ये भी जान गए, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, x की पावर 0 क्या होता है ये भी जान गए, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि किसी भी एक पॉलिनोमियल के अंदर सारे जो कॉफिशिएंट है वो 0 हो जाए, ठीक है, सारे ही कॉफिशिएंट क्या हो जाए 0 हो जाए, देन देखो इसको हटाते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए आप लोग, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि ये जो ऊपर पॉलिनोमियल लिखा है ये वाला, इसमें अगर A0, A1, A2 और ये सारे जितने भी लिखे हैं A से, ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या हो जाए 0 हो जाए, ये सारे के सारे क्या हो जाए 0 हो जाए। मतलब क्या है कि सारे कॉफिशिएंट अगर 0 हो जाए तो एक ऐसा पॉलिनोमियल मिलेगा जिसके अंदर ये लिखा होगा 0x की पावर n + 0x की पावर n - 1 + 0x की पावर n - 2, ऐसे ही चलता जाएगा और यहाँ पर आएगा 0x + 0, ठीक है। जब इस टाइप का आपको कोई पॉलिनोमियल देखने को मिले जिसका हर एक कॉफिशिएंट 0 हो, तो इस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये क्वेश्चंस के अंदर हमको खुद बनाने पड़ेंगे, जब हमको जरूरत पड़ेगी तब हम इनको खुद ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप का दिखता है और जीरो पॉलिनोमियल में सारे कॉफिशिएंट्स 0 होते हैं, ठीक। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या कि अगर इसमें से क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। ये अगर पूछा जाए तो आप कहोगे नॉट डिफाइंड। क्या कहोगे? नॉट डिफाइंड, कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब आप कह दो कि ये लीडिंग टर्म है, इसकी पावर को ही हम लोग बोल देंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो नहीं बोल सकते हैं। जो जीरो पॉलिनोमियल है उसका कोई ऑर्डर नहीं होता है कि किस से शुरू हो रहा है, कहां से शुरू है और कहां से खत्म है, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं करी जा सकती है। और अगर हम बात करें कि किस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी, यानी कि डिग्री ऑफ fx कब 0 होगा, ठीक है। fx का मतलब होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 कब होगी? 0 सब देखो, किसी भी पॉलिनोमियल की 0 डिग्री तभी होगी जब वो पॉलिनोमियल एक नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल है एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल होगा। नॉन जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है।
कांस्टेंट का मतलब है कि उसमें कोई भी एक वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 9 का मतलब है कि अगर आप इसके साथ में वेरिएबल को लेट करते भी हो तो उसकी पावर 0 होगी, ठीक है। अगर हम 9 के साथ में कोई वेरिएबल x रखते हैं तो उसकी पावर 0 होगी। अगर हम इसके साथ में वेरिएबल y रखेंगे तो इसकी पावर 0 होगी, ठीक है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो वो क्या होगा, वो एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। इस 9 को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको सिंपली आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, बात दोनों ही सेम है, ठीक है। भाई नॉन जीरो का मतलब सामने दिख रहा है 9 है, तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और बाकी किसी भी टाइप का अगर आपके सामने पॉलिनोमियल आता है ये जैसे, तो उसकी डिग्री आप बता सकते हो किस तरीके से आपके सामने दिया गया है, जो भी टर्म जिसकी सबसे ज्यादा पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। कुछ एग्जांपल्स देख लो यहाँ पर, है ना, कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो हमने आपके सामने ये लिखा 2x + 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसकी पावर क्या है, उसकी पावर 1, क्योंकि और तो लिखा नहीं कुछ, तो यहाँ पर आप लिखोगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, ठीक है। और ये क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। और अगर पूछा जाए पॉलिनोमियल किस टाइप का है तो यहाँ लिखोगे इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। कैसा है ये, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। और सेकंड अगर आपसे कहा जाए कि बताओ इस वाले पॉलिनोमियल में ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो क्या बताओगे, यहां बताओगे कि इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एंड डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री वही है जो इसके सबसे बड़े वाले टर्म की पावर है। लीडिंग टर्म की जो पावर है वो 2 है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, और ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि ये बताओ ये किस तरीके का एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्लासिफाई करके बताओ कि किस टाइप का ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है, देन यहां पर आप देखोगे तो इसके ऊपर पावर कितनी लिखी है, 3, तो हम बोलेंगे कि इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कैसा है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसकी जो डिग्री है वो क्या है, वो हमारे पास 3 है। क्यों, क्योंकि इसमें जो लीडिंग टर्म है उसकी पावर क्या है, 3 है, इसलिए इसकी जो डिग्री है वो 3 हो गई, ठीक है। और अगर मान लो इससे भी बड़ी पावर कोई आ जाए, जैसे मान लो आता है ये x की पावर 4 - 1, ऐसे कोई आ जाए, ठीक है, हम ऐसे देते हैं, मान लो लिखा है ऐसा कोई पॉलिनोमियल आपके सामने अगर आता है जिसके अंदर ये पूरे टर्म्स है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किस टाइप का ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, तो आप इसको देखते ही बता दोगे कि सबसे ज्यादा पावर इस वाले टर्म की है जो कि 4 है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4, ठीक है। जो डिग्री होगी वो तो 4 हो जाएगी, लेकिन ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो ये हमारे पास एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा है, जिसकी पावर 4 होती है उसको हम बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पास इतने ही पूछे जाएंगे ज्यादातर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या जाना, डिग्री के बारे में जान लिया, कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में जान लिया। अगर आपसे कहा जाए कि 2 पॉलिनोमियल इक्वल है, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में अगर बात करी जाए तो ये सिर्फ तभी कहा जाएगा जब उन दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री सेम होगी, ठीक है। अगर उन दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री सेम है देन हम बोल सकते हैं कि वो दोनों पॉलिनोमियल्स इक्वल है और उसके अंदर हमसे किसी की वैल्यू पूछी जा रही है। फॉर एग्जांपल हम आपको कहते हैं कि अगर ax² + bx + c इस ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इज इक्वल टू 7x² - 5x + 3, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, ठीक है। अगर ये पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल के इक्वल है तो इनकी डिग्री सेम होनी चाहिए, ठीक है, और हम इनको कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब ये है कि ax² + bx + c इक्वल है किस वाले पॉलिनोमियल के, 7x² - 5x + 3, ठीक है, इसके इक्वल है। देन क्या करेंगे हम, इनका कंपेयर करा करके देन क्या होगा, इनकी जो डिग्री है वो सेम होगी। तो आपको दिख रहा है कि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है, ये दोनों पॉलिनोमियल इक्वल है, तो यहाँ से a का वैल्यू आपको मिलेगा क्या, 7 मिल जाएगा कंपेयर करा के।
बी का वैल्यू मिल जाएगा -5 और सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर ही आपको इक्वलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, जब आप डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ोगे तो उसके अंदर भी आपको इस टाइप की इक्वलिटी देखने को मिलेगी, वहां से आपके कुछ वैल्यूज फाइंड करते बनेंगे, है ना। तो इक्वलिटी ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब समझ गए। अगर आपके सामने मान लो ये वाला पॉलिनोमियल इक्वल होता सिर्फ इतने की, देन आप कैसे इक्वलिटी करके ए बी और सी के वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा जीरो पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर एक्स वाला टर्म है और इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर एक्स वाला टर्म नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉलिनोमियल को 0x + 3 इस फॉर्म में लिखेंगे और तब यहाँ पर इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0x आएगा और जब कंपेयर कराओगे तो a का वैल्यू 7, b का 0 आएगा, -0 नहीं, b का आएगा 0 और c का आएगा 3। ठीक है, और जब कभी भी 0x यानी कि किसी भी जीरो पॉलिनोमियल को ऐड करोगे तो 0 प्लस के साथ ऐड करोगे, है ना। तो b का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ में आया आपको क्या होता है इक्वलिटी ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो इतना सब तो बेसिक था। बेसिक के बाद में अब हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर। ठीक है, कि क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। तो अभी तक जो कुछ भी बताया वो सब बेसिक्स पे था, तो बेसिक्स जिनको पढ़ना था उनके लिए बढ़िया रहा। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है इसके बारे में जान लो। तो देखो डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स के अंदर किस तरीके से अप्लाई की जाती है उसके बारे में हम बात करने वाले। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम आखिर होती क्या है। देखो डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब सीधे सीधे ये है कि अगर किसी एक पॉलिनोमियल fx को हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, देन क्या होगा कि इसको डिवाइड करने पर एक हमें क्वोटिएंट मिलेगा जो कि यहाँ पर qx है, वो भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल ही होगा। और इसको डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो उसको हमने दिखाया है यहाँ पर rx से, ठीक है, वो भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक, तो डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये वो होता है डिविडेंड, क्या होता है, डिविडेंड, और ये हमारे पास है डिवीजन। ठीक है, ये हमारे पास है क्वोटिएंट, ठीक, और ये हमारे पास क्या रिमाइंडर है। तो डिवीजन एल्गोरिथम इज इक्वल टू, यानी कि अगर आप इसको समझना चाहते हो तो fx इज इक्वल gx इंटू qx प्लस rx, ये होता है। ठीक है, लेकिन आपके लिए इसको याद रख पाना मुश्किल है, अगर काफी सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम को काफी सारे बच्चे भूल जाते हैं कि हम कैसे याद रखें कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो सिंपल आप एक काम करो, क्या, d इज इक्वल टू dq प्लस r। ठीक है, अगर आप इसको याद कर लेते हो d इज इक्वल टू dq प्लस r, इसका मतलब है कि डिवीजन एल्गोरिथम आपको याद हो गई। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम अगर आपको याद करनी है तो क्या याद करना है, d इज इक्वल टू dq प्लस r, और हमेशा याद रखोगे डिविडेंड सबसे बड़ा होता है इसलिए वो यहां पर होगा इसके इक्वल में, है ना, इसलिए वो एक साइड अलग होगा। इसका मतलब है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये होती है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं तो दूसरे पॉलिनोमियल से, ठीक है, तो इसका और इसका प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर इक्वल होगा इस वाले पॉलिनोमियल के। ठीक है, ये है डिवीजन एल्गोरिथम। इसके ऊपर जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो क्या होंगे कि क्वेश्चन तो हमारे आएंगे फैक्टर थ्योरम के ऊपर और हमको इसका यूज उसके अंदर करना होगा। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके अंदर दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करके आपको रिमाइंडर बताना होगा। ठीक है, या फिर फैक्टर फाइंड करने होंगे इस वाले पॉलिनोमियल के, तब आप इसका यूज करोगे। ठीक है, तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि क्वोटिएंट और रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपकी बुक का है। तो देखो हमारे पास कुछ इस टाइप का एक क्वेश्चन है। ठीक, हमें ये करना है डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूफ करना है। डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब है कि पहले तो इसको डिवाइड करके क्वोटिएंट और रिमाइंडर फाइंड करो और फिर इसको उसके इक्वल लेकर किया, जो अभी हमने आपको बताया d इज इक्वल टू dq प्लस r। तो dq प्लस r को सॉल्व करके इसके इक्वल लेकर के आना है, यही होता है डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूफ करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप इसको डिवाइड करना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो देख लो कैसे डिवाइड होता है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म आपको देखना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हमें 2 नहीं चाहिए। यहाँ पर एक x है, यहाँ पर क्या है, x क्यूब है। तो अगर हम इस वाले में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 2x क्यूब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई पहले तो इसमें कराओ, तो इसमें कराओगे तो 2x में जब x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई -3 में कराओगे तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज कर दो, जैसे ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस हो गया, ठीक है। ये प्लस का 2x क्यूब और ये माइनस का 2x क्यूब कैंसिल, ये माइनस का 7x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर प्लस का, तो 7 में से 3 चला गया तो माइनस का 4x स्क्वायर बचा, ये लिखा है। अब ये तो हो गया सॉल्व, ये जो बच रहा है ना इसको यहाँ लिख लो, 5x - 9 यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर 2x है, हमको चाहिए यहाँ पर माइनस, तो सबसे पहले तो यहाँ माइनस लगाओ। 2 है और 4 चाहिए, तो मतलब 2 हमको और जरूरत पड़ेगी, तो 2 2 सा 4 हो जाएगा। एक x है और एक x और चाहिए, तो इसमें x लगा लो, तो माइनस का 2x हो गया, ठीक है। माइनस 2x का मल्टीप्लाई जब इसमें कराओगे तो माइनस प्लस माइनस 2 2 सा 4, x का x में x स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। अब माइनस 2x का -3 में कराओगे तो माइनस माइनस प्लस 2 3 6x, क्या हो गया, 6x हो गया, ठीक है। इनको फिर से सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस का तो यहाँ प्लस, ये प्लस का तो यहाँ माइनस, ठीक है। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, ठीक है। 5x माइनस का 6x, तो 5 में 6 चला जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और ये लिखा है माइनस का 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 2x है, हमको चाहिए माइनस का x, ठीक है, हमको चाहिए माइनस का x। सबसे पहले तो यहाँ प्लस माइनस, हमको माइनस चाहिए तो यहाँ पर माइनस लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर 2 है लेकिन हमको 2 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, हमको सिर्फ x चाहिए, तो क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। किससे कराएंगे, 1/2 से। तो 1/2 से जब मल्टीप्लाई इसमें कराओगे, माइनस का 1/2 है, तो माइनस प्लस माइनस 1/2 का 2x में कराओगे तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ लिखोगे x, ठीक है। यहाँ पर -3 लिखा है, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई 3 में कराओगे, 3 में 1/2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखोगे 3/2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का और ये माइनस का ऐड हो जाएगा, यानी कि माइनस का 9 और माइनस का 3/2। इसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल जो है अब नहीं है, वेरिएबल हमारे पास अब नहीं है, तो अब डिवाइड नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करके लिखो क्या आएगा, तो 2 का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18 प्लस 3, तो 18 और 3 माइनस का 21/2। ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास रिमाइंडर हो गया। क्वार्टेट ये है, ठीक है, डिविडेंड और डिवीजन। अब हमको क्या करना, क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, ये जो लिखा है, ठीक है, क्या होता है, D इज इक्वल टू DQ प्लस R, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर प्लस डिविजर इंटू क्वार्टेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो डिविडेंड हमारे पास ये है 2x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इक्वल, हमको इसको, इस वाले पार्ट को सॉल्व करके इसके इक्वल लाना है। यहाँ पर क्या है, डिविजर हमारे पास है ये 2x माइनस का 3 इंटू क्वार्टेंट क्या है, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1/2 और प्लस रिमाइंडर क्या है, माइनस का 21/2, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करके इसके इक्वल ले आते हो, इसका मतलब डिवीजन एल्गोरिथम बिल्कुल मतलब प्रूव हो जाएगी, और आपका जो ये डिवाइड आपने किया है ये भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूफ करने के लिए इनका और इनका मल्टीप्लाई करो और बाद में उसको ऐड कर देंगे। तो पहले तो इसका मल्टीप्लाई कराओ, 2x का x स्क्वायर में कराओगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें कराओगे तो माइनस का 2 × 4x स्क्वायर, फिर इसका इसमें कराओगे 2x का -1/2 में, तो 2x का -1/2 में, ठीक है। ऐसे लिख लो ताकि गड़बड़ ना हो। -3 का सब में करा दो, तो जब -3 का कराओगे इसमें तो माइनस का 3x स्क्वायर, -3 का इसमें -2 में, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 × 6x, और माइनस का -1/2 में तो प्लस का 3/2, क्योंकि 1/2 में करा रहे ना, तो ये हो जाएगा। और लास्ट में लिखा है 21/2, वो भी माइनस का, ठीक है, ये माइनस का हो गया। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस का x आ जाएगा यहाँ पर,
ये लिखा है 2x क्यूब, ये लिखा है माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। तो 2x क्यूब तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि दूसरा क्यूब वाला टर्म नहीं है। 4x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर, तो 4 और 3 माइनस 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस का x है क्योंकि देखो माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस का x हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 6x है, ये हो गया। इसके बाद में ये दोनों टर्म बच रहे हैं और कोई टर्म बच नहीं रहा, सिर्फ ये दोनों बच रहे हैं। तो यहाँ लिखोगे 3/2 और माइनस का 21/2, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ले लोगे एलसीएम, तो क्या आ जाएगा देखो। सबसे पहले तो ये लिखा है 2x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर, x और 6x ऐड करोगे तो 5x बचेगा प्लस का। इन दोनों में जब 2 का ले लोगे एलसीएम तो ये जाएगा 3 - 21 जो कि हो जाएगा 18। ये क्या हो जाएगा 18, और 18 को जब 2 से डिवाइड करोगे ये क्या हो जाएगा 18/2 हो जाएगा, वही माइनस का। 2 से कट करोगे तो 9 आएगा माइनस का, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करके क्या लिखोगे -9, माइनस का 9। और क्या ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो इस वाले पॉलिनोमियल के इक्वल है? तो हाँ बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब है कि डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ से प्रूव होती है ना। तो डिवीजन एल्गोरिथम आप लोग समझ गए किस तरीके से प्रूव होगी। यहाँ पर हमने लिख दिया LHS = RHS, और ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ से प्रूव हो गई, है ना। तो इसका जो काम है वो आपको क्वेश्चन के अंदर जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक हमारे पास फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। कि किसी भी पॉलिनोमियल के आखिर फैक्टर कैसे फाइंड किए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पॉलिनोमियल जो होता है वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है और बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। तो किस तरीके से आप फाइंड करोगे फैक्टर उसके? फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना तो आराम से सीख लिया है, लेकिन पॉलिनोमियल के अंदर आपको क्यूबिक इक्वेशन भी मिलेंगी और बाय क्वाड्रेटिक भी मिलेंगी जिसका लीडिंग टर्म का पावर कितना होगा 4 होगा, है ना। तो फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आप एक चीज यहाँ पर ही देख लो कि अगर हम किसी एक पॉलिनोमियल से किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ठीक है, और रिमाइंडर उसका 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए। जैसे मान लो हमने इस वाले पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड किया और इसका रिमाइंडर ये ना आकर के 0 आया होता, क्या आया होता 0। अगर रिमाइंडर 0 आएगा देन ये वाला जो फैक्टर है, जो ये वाला पॉलिनोमियल है वो इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। और जो क्वोटेंट आएगा ना वो भी इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। जो क्वोटेंट आएगा वो भी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन का देखो इसी में समझ लो अच्छे से कि अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 है, देन ये जो डिविजर है और जो क्वोटेंट है ये दोनों ही क्या होंगे, इस डिविडेंड के फैक्टर होंगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर अगर लिखा जाए कि 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल हम लिखते हैं 2x माइनस 3 और x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1/2। अगर ऐसे लिखा गया दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, देन हम कह सकते हैं कि 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन ये केवल तब लिखोगे जब इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है, आप लोग समझ सकते हो इस तरीके से होगा कि अगर किसी भी एक पॉलिनोमियल का फैक्टर पूछा जाए कि प्रूफ करो कि क्या ये पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर है, तो सिंपल आपको करना क्या है, इससे इसको डिवाइड करना है। रिमाइंडर अगर 0 आ गया देन यस ये वाला पॉलिनोमियल इस बड़े वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, ठीक है। ऐसे बता सकते हो। इसके बाद देखो ये तो क्वेश्चन के लिए ये तो इजी है समझना। अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम समझ गए हो तो इसके बाद ये तो इजी हो जाता है आपके लिए समझना कि फैक्टर कैसे बताओगे। जिससे डिवाइड करो रिमाइंडर 0 अगर तो वो फैक्टर है, ठीक। और जो क्वोटेंट आ रहा है वो भी इसका एक फैक्टर है, ठीक। इसके बाद अगर जानो कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड किया जाएगा, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर हमको किसी एक टर्म के लिए फाइंड करना, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि अगर हमारे पास fx इज इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है, और हम आपसे कहें कि इस वाले पॉलिनोमियल का वैल्यू x इज इक्वल टू 7 पर फाइंड करो, ठीक है। वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 7 फाइंड करो, तो क्या आएगा? इसका मतलब है हमसे पूछा जा रहा है f7। क्या पूछा जा रहा है? f7। कभी अभी क्वेश्चन लिख के आएगा
कि अगर पॉलिनॉमियल ये है तो F7 फाइंड करो, मतलब कि वही पूछ रहा है जो हमने आपको अभी यहाँ लिखा, वही पूछ रहा है। ठीक है, तो F7 फाइंड करने का मतलब क्या है कि जहां जहां पर x है वहां वहां आप 7 पुट कर दो इस पॉलिनॉमियल के अंदर, है ना। तो जब आप 7 फाइंड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा a की जगह पर a रहेगा, x की जगह पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस b इंटू 7 प्लस c। इसको सॉल्व करोगे तो एक नंबर मिलेगा लास्ट में, वही होगा इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लो, क्वेश्चन की हेल्प से समझो। जैसे कि एक पॉलिनॉमियल आपको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 3 एंड कहा जाए कि f माइनस 3 फाइंड करो। क्या कहा जाए? f माइनस 3 फाइंड करो, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 3 पर इस वाले पॉलिनॉमियल का वैल्यू फाइंड करो, तब क्या होगा? देन f माइनस 3 कैसे करोगे? जहां जहां पर x लिखा है वहां पर माइनस 3 पुट करो। ठीक है, ये प्लस 5 इंटू माइनस 3 और लास्ट में माइनस 3 है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15 और यहाँ पर हो गया माइनस का 3। ये हो गया 18, ये हो गया माइनस का 18, कैंसिल होकर के 0। ठीक है, तो इस वाले पॉलिनॉमियल का माइनस 3 पर जो वैल्यू है वो क्या है? 0 आ गया। तो यही इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, ये क्या है? इसका आंसर है। और इससे एक चीज और समझोगे क्या कि अगर किसी वैल्यू को इसमें पुट करने पर इसका वैल्यू 0 हो जाता है, यानी कि किसी भी नंबर को पॉलिनॉमियल में पुट करने पर उस पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 है, मतलब क्या है कि वो जो नंबर है वो इसका एक क्या है? रूट है या फिर इसका एक फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि हमने x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट किया था ना, तभी तो ये 0 हुआ है। x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट किया तभी ये 0 हुआ है। अगर माइनस 3 को इधर ले आओगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ये आएगा। कहने का मतलब क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का एक फैक्टर है x माइनस 3। ठीक है, ये कहने का मतलब है। जब हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे और लास्ट में जीरो प्रोडक्ट रूल लिखते थे तो ऐसे ही तो लिखते थे, इसके दो अलग अलग फैक्टर आते थे, इक्वल में 0 और इसको अलग 0 किया, दूसरे वाले फैक्टर को भी अलग से 0 करते थे, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है, तो वही चीज उल्टी करनी है आपको, क्या कि हमारे पास ये है, इसमें से x का जो वैल्यू है इसमें पुट किया और इसका वैल्यू अगर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से x का जो वैल्यू निकाला उसको पॉलिनॉमियल पुट किया और अगर पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 हो गया देन हम बोल सकते हैं कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ठीक है, अभी ये पॉलिनॉमियल छोटा है, लेकिन जब आपके पास क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आएगा तब आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कैसे होगा? क्यों? मान लो यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल लिखा हो, क्यूबिक पॉलिनॉमियल को सॉल्व करना आपने किसी भी मेथड से नहीं सीखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में बताया गया है ना। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा और आपने अगर जैसे कोई नंबर मान लो ये माइनस 3 पुट करने पर 0 हो गया, मान लो वहां पर कि माइनस 4 पुट करने पर 0 हो जाए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 होगा, इसको इधर ले आओ तो x प्लस 4 आ जाएगा, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब कि उस क्यूबिक पॉलिनॉमियल का x माइनस 4 एक फैक्टर होगा। ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा कि हमको उस क्यूबिक पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर मिल गया है ना, और उसी फैक्टर से उसको डिवाइड करेंगे तो जो कोटेंट आएगा। ठीक है, मान लो x प्लस 4 किसी एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है, ये लिखा है। ठीक है, मान लो x माइनस 4 इस वाले क्यूबिक पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, कैसे पता चला आपको ये फैक्टर है? इसी मेथड से कि हमने x इज इक्वल टू माइनस 4 इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस वाली क्यूबिक इक्वेशन में पुट किया और इसका वैल्यू अगर 0 आ गया देन देखो ये एग्जांपल के तौर पर बता रहा है, ये इसका एक्चुअली में फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसको अगर हमने इसमें पुट किया और इसका वैल्यू 0 हो गया देन हम कह सकते हैं कि ये इसका एक फैक्टर है। और जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेंट मिलेगा, लास्ट में आपको रिमाइंडर अगर 0 मिल गया, ऐसे तो मिलेगा ही। ठीक है, अगर ये इसका एक फैक्टर है तो इसको जब इससे डिवाइड करो तो यहाँ पर एक क्वाड्रेंट मिलेगा और रिमाइंडर इसका 0 आएगा। ठीक है, देन क्या होगा? ये जो क्वाड्रेंट होगा और ये दोनों ही इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो क्वाड्रेंट आएगा आपका वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक और लीनियर पॉलिनॉमियल का मल्टीप्लाई कराओगे तभी क्यूबिक पॉलिनॉमियल आएगा। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो यहाँ पर आएगा उसको सॉल्व करना आप लोग जानते हो। ठीक है, एक ये हो जाएगा, दो फैक्टर उससे मिल जाएंगे। क्यूबिक पॉलिनॉमियल के 3 ही क्या होंगे? केवल 3 ही तो सोल्यूशन होंगे।
उन तीनों को इक्वल में 0 करके तीनों फैक्टर आप फाइंड कर पाओगे, है ना। तो ये है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम, किस तरीके से आपको बताया हमने। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल किस तरीके से फाइंड किए जाएंगे ये भी बताया। इसके बाद हमारे पास कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जिसके अंदर हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे फाइंड किए थे ये जानना है और फैक्टर थ्योरम के बारे में जानना है, बस, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक जो टॉपिक था जिसके अंदर हमने चर्चा करी है, मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को भी आता होगा, नहीं आता है तो एक बार समझ लिया आपने, ठीक है। तो इसके बाद जो हम बताने वाले हैं उसको आप ध्यान से सुनना। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में और फैक्टर थ्योरम के बारे में, ठीक है। फिर हम इसके क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहो, मौज करते रहो और अपनी तैयारी करते रहो। जय हिंद, जय भारत।